नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आज की डेट्स में जो क्लास 12th के हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कंटेंट को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। बहुत लंबे वीडियो नहीं रखेंगे, छोटे-छोटे से वीडियो में हम मतलब चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर न्यूमेरिकल को हम एक अलग वीडियो में सारे के सारे हम कवर करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है हमारा विलेन, जो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? विलेन, यानी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो सॉल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया है, ठीक है? इनको हम साथ साथ में देखते भी चलेंगे, उनको हम पढ़ाते भी चलेंगे, तो आप लोग साथ में इनको देखते रहिएगा। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारे पास जो पीतल होता है, आप लोग केवल को ध्यान से समझना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो साथ में आपको हाईलाइट भी करते रहना है, क्योंकि यही सारी चीजें आपको बेनिफिट होने वाली हैं एग्जाम्स में, ठीक है? देखो तीन चीजें यहाँ पर तीन में सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। पहला हमारा है पीतल, दूसरा हमारा है जर्मन सिल्वर और तीसरा हमारा है कांसा। तीन चीजों के बारे में बात की गई है। देखो जो पीतल होता है, देखो यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं, एक साथ में लिखते चल रहे हैं। देखो जो हमारा जो पीतल होता है, पीतल वो किसका किसका मिक्सचर होता है वो आपको पता है। वो देखो जिंक जिंक और निकल का मिश्रण होता है, ठीक है? किसका होता है? जिंक और निकल का मिश्रण होता है। देखो लिखा है कि जो पीतल है वो जिंक और निकल का मिश्रण है, लिखा है यहाँ पर। दूसरा जो हमारा बोला गया है कि अगर जो हमारा जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, इनको आप सभी लोग साथ साथ में हाईलाइट भी करते चलेंगे। तो जर्मन सिल्वर जो है वो हमारा है कॉपर का, कॉपर के साथ में हमारे पास वो जिंक का, और जिंक के साथ में हमारा कौन है? निकल। ये तीन चीजों का मिक्सचर होता है कौन? वो हमारा मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है? और तीसरा हमारे पास जो विलेन है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा कांसा है। जो कांसा होता है वो विलेन होता है किसका? वो तांबे का और टिन का विलेन होता है। तांबा और टिन का विलेन होता है। तो तीन चीजों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, तीन हमने विलेन यहाँ पे पढ़े। पहला हमने कौन सा है? पहले हमने पढ़ा जो पीतल है वो जिंक और निकल का मिक्सचर होता है। फिर जर्मन सिल्वर है वो कॉपर जिंक और निकल का मिश्रण होता है। और फिर जो कांसा है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ये तीन चीजें आपने यहाँ पर देखी है। अच्छा उसके बाद देखो एक बात और लिखी है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है? देखो क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा ये है कि अगर जल में जो फ्लोराइड आयन है, अगर उनकी कंसंट्रेशन 1 ppm होती है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अभी उनके बारे में हम आगे जब सांद्रता की विधियां पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। अगर सांद्रता 1 ppm है, इसका मतलब वो दंत क्षरण को रोकेगी, मतलब दांतों में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर यही फ्लोराइड आयनों की सांद्रता अगर 1.5 ppm है, इसका मतलब दांतों में पीलापन आएगा, यानी दांत पीले दिखाई देंगे। और उससे ज्यादा अगर सांद्रता है तो ये जो आपका पानी है वो जहरीला हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो अगर फ्लोराइड जल में फ्लोराइड अगर 1 ppm है तो दांतों में कोई नुकसान नहीं, 1.5 ppm है तो दांतों में पीलापन, और उससे ज्यादा सांद्रता है तो वो जहरीला कंटेंट है। अब उसमें देखो एक चीज और लिखी है कि जो सोडियम फ्लोराइड होता है उसका उपयोग चूहों के जहर के रूप में किया जाता है, बहुत जहरीला होता है। फ्लोराइड मात्रा ज्यादा होती है तो जहरीला होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक बात और लिखी, जो अंतःशिरा इंजेक्शन होते हैं, यानी कि जो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होते हैं, जो शरीर में जो है डायरेक्ट नसों में जो लगाए जाते हैं, वो हमेशा सॉल्ट के एक पर्टिकुलर जो है कंसंट्रेशन पर घुले जाते हैं, एक आयनिक कंसंट्रेशन पर घुले जाते हैं। और वो जो सांद्रता होती है, देखो ये लिखा है एक निश्चित सांद्रता में घुले जाते हैं, और वो जो सांद्रता होती है वो प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा में की सांद्रता के लगभग क्या होती है? बराबर होती है। तो ये आपको बातें, ये बेसिक सी बातें हैं जो कुछ यहाँ पर हमें लिखी है, ठीक है? तो अच्छा अब देखो यहाँ पर अब हम आते हैं सीधे सीधे विलेनों के प्रकार के बारे में पढ़ने के लिए, यानी कि विलेन कितने प्रकार का होता है। तो देखो यहाँ पर पहला है कि विलेन, पहले तो हमें ये समझना है विलेन हमारा एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? कि जहां पर मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन और गुण एक समान होते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक ग्लास लिया, एक ग्लास में आपने शरबत बनाया। क्या बनाया? शरबत बनाया। तो उस शरबत में आप ये बताइए, क्या सभी जगह पानी और चीनी जो भी आपने मिलाया, क्या सभी की मात्रा बराबर होगी ना? सभी जगह बराबर मिठास होगी? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की तरफ कम मिठास है, नीचे की तरफ ज्यादा मिठास है, नहीं। क्योंकि अगर विलेन बन के तैयार हो चुका है तो सभी जगह मिठास क्या हो जाएगी? आपकी बिल्कुल बराबर होगी। तो ऐसे विलेन हमारे क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। तो ये देखो लिखा है मिश्रण में सभी जगह इनका संगठन वो गुण क्या होंगे? एक समान होंगे। समझ में आ रही बात ना? और किसी भी विलेन में
जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा, जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वो हमेशा विलायक होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने पानी चीनी में 1 लीटर पानी मिलाया, 100 ग्राम चीनी बोली, तो इसका मतलब पानी यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो विलायक है। और जो विलायक ही होता है वो उसकी भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। जैसे आपने आपने देखो यहाँ पर क्या लिया, आपने यहाँ पर पानी लिया और यहाँ पर चीनी लिया। अब उसमें पानी और चीनी में विलायक कौन है? पानी है ना। तो जो आपका शरबत बनाई देगा, जो आपका शरबत बनाई देगा, वो बिल्कुल दिखाई देगा पानी की तरह। किसकी तरह दिखाई देगा? पानी की तरह। तो जो भी आपका विलायक होता है उसी की तरीके का विलयन आपका दिखाई देता है। तो अभी इसको, इस चीज को देखो, यहाँ पे इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे देखो, अगर हमारे पास विलायक, अगर देखें विलायक अगर हमारे पास गैस है तो ये गैसीय विलयन है। विलायक अगर हमारे पास द्रव है तो ये द्रव विलयन है। विलायक अगर हमारे पास ठोस है तो ये ठोस विलयन है। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि जैसा हमारा विलायक होगा, जैसा हमारा विलायक होगा, वैसे ही प्रकार का हमारा विलयन यहाँ पर तैयार होगा। तो अभी इसके बारे में फिर दोबारा से हम आगे आएंगे, पहले इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, बोला गया कि जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है, और जो जो दूसरा घटक और उपस्थित है उस विलयन में, वो हमारा विलेय होता है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो जो ज्यादा क्वांटिटी में है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो विलायक है, और जो कम क्वांटिटी में है वो हमारा क्या है? विलेय है। तो ये दो बातें हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर देखो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पर हम द्विअंगी विलयनों की बात करेंगे। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें, जिस विलयन में केवल 2 घटक होते हैं। कितने घटक? जिस विलयन में केवल 2 घटक होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। 2 घटक होंगे, जैसे आपसे बोले कि शरबत बना रहे, पानी चीनी मिला रहे, ठीक है। अगर यहीं पर एक चीज और नींबू भी मिला दे तो क्यों 3 घटक हो गए ना, पानी चीनी और नींबू 3 हो गए ना, तो ये त्रिअंगी विलयन हो गए, इसमें 3 घटक हो गए। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पर हम केवल द्विअंगी विलयनों की बात करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर हमारा यही कब तैयार होगा। तो आप देखो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई गैसीय विलयन है तो आपको पता है विलायक हमारा गैस ही होगा, और विलेय हमारा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और अगर ठोस भी हो सकता है। तो देखो, अगर गैस में, अगर गैस में गैस बोलते हैं, देखो गैस हमारा ये है, गैस हमारा ये है, नाइट्रोजन गैस है, उसमें ऑक्सीजन घोल दिया तो इसका मतलब गैस गैस का विलयन हो गया। अगर नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म घोल दिया तो गैस द्रव का मिश्रण हो गया। अगर नाइट्रोजन गैस में कपूर घोल दिया तो गैस ठोस का मिश्रण हो गया। समझ में आ रही बात ना? तो हमारे पास ये गैस के मिश्रण है। तो ये देखो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास अगर द्रव विलयन की बात करें तो विलायक हमेशा द्रव ही होगा, लेकिन जो विलेय होगा वो गैस, द्रव और ठोस दोनों हो सकता है। अगर ऑक्सीजन में जल घोल रहे, ठीक है, जल में अगर ऑक्सीजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा गैस द्रव का विलयन है। अगर जल में इथेनॉल है, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है, तो देखो लिक्विड लिक्विड है। अगर जल में ग्लूकोज है तो देखो सॉलिड लिक्विड है। तो ये भी आपका सोल्यूशन का ही एक प्रकार है। अब देखो, अगर हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन का मतलब ये हुआ, सॉलिड सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो है ठोस आपका विलायक होगा, और बाकी की ये आपके विलेय होंगे। जैसे हाइड्रोजन को पैलेडियम, पैलेडियम सॉलिड होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो गैस को सॉलिड में घोल दिया। ठीक है, अब देखो द्रव को ठोस में घोल रहे हैं, सोडियम का अमलगन हमारा सॉलिड है और पारा हमारा लिक्विड है, तो गैस को, सॉरी ठोस को गैस में, द्रव में घोल दिया। ठीक है, अब ठोस को ठोस में घोल लेते हैं, जैसे सोने को तांबे में घोल दिया, दोनों ही सॉलिड है हमारे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा ये विलयन के मतलब टोटल हमारे कितने प्रकार हो गए? तो देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल 9 प्रकार के हमारे विलयन यहाँ पर तैयार होते हैं। कितने प्रकार के? 9। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़नी है, सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखो विलयन की सांद्रता जो हमें व्यक्त करनी है, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना है। अब सांद्रता के लिए देखो, हम आपको कुछ चीजें यहाँ पर हमने लिखी हैं, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो सांद्रता में क्या है, सांद्रता को पहले ये समझ लीजिए कि जो सांद्रता होती है वो 2 तरीके से व्यक्त की जाती है, गुणात्मक रूप और एक मात्रात्मक रूप। कितने रूप में? एक सांद्रता हमारी गुणात्मक रूप में होती है और एक सांद्रता हमारी मात्रात्मक रूप में होती है। गुणात्मक रूप का मतलब होता है, अगर गुणात्मक रूप में 2 चीजें होती हैं, देखो यहाँ पे लिखे बता रहे हैं, गुणात्मक रूप में 2 चीजें होती हैं, या तो विलयन तनु होगा या फिर विलयन क्या होगा? सांद्र होगा। यानी कि विलयन या तो तनु होगा या फिर विलयन सांद्र होगा। और तनु विलयन का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे लिखा है, विलेय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा होती है। जब विलेय बहुत कम मात्रा में होगा
तो वो विलयन तनु होगा। और जब सांद्र विलयन है, इसका मतलब विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब वो हमारा कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। और ये हमारा गुणात्मक रूप लिखने का तरीका है। ये हमारा कौन सा है, ये हम यहाँ पर गुणात्मक रूप लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। और ये सारी जो है पीडीएफ आपको इसकी जो पीडीएफ है जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो पीडीएफ आपको जो मिल जाएगी किसमें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको जो भी कंटेंट मतलब ये जो पीडीएफ है जो पढ़ा रहे हैं, जिसपे हम पढ़ रहे हैं, ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी। समझ में आ रही बात ना। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, देखो हमने गुणात्मक रूप के बारे में तो देख लिया। ठीक है, हमने गुणात्मक रूप के बारे में तो देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मात्रात्मक रूप के बारे में। तो मात्रात्मक रूप में ये जितनी भी विधियां हमने देखो यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, ये सारी विधियां हमारी मात्रात्मक रूप है। अब यहाँ पर ये चीजें देखो जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दो टाइप की सांद्रता आती है। एक हमारी आती है आयतन संबंधी सांद्रता और एक हमारी आती है द्रव्यमान संबंधी सांद्रता। जो भी आयतन संबंधी सांद्रता होगी वो तापमान पर निर्भर करेगी। ये बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कौन सा तापमान पर निर्भर करती है। तो जितनी भी आयतन संबंधी सांद्रता है वो सभी तापमान पर निर्भर करेंगी, और जो द्रव्यमान संबंधी सांद्रता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करेंगी। अब ये क्यों निर्भर करेंगी, क्यों नहीं निर्भर करेंगे, वो भी आगे हम डिटेल में आएंगे तब इसको देखेंगे। तो लेकिन अब देख लो तापमान पर कौन से निर्भर करते हैं, वॉल्यूम V/V%, M/V%, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सभी आपके तापमान पर निर्भर करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, जहां पर भी आयतन होगा वो सभी तापमान पर निर्भर करेंगे। देखो बटे में V है, यहाँ पे भी वॉल्यूम आता है, यहाँ पे भी वॉल्यूम आता है। अभी फॉर्मूला देखेंगे तो बताएंगे। जिनमें पे भी वॉल्यूम होगा यानी कि आयतन होगा, वो सभी टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे। और द्रव्यमान संबंधी का मतलब ये होता है, जितने में भी W होगा ना, इन सब में W आता है, इन सब में मास की बात होती है। जितने भी मास होंगे वो सभी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे W/W, मोल प्रभास, मोललता, ppm, ppb, इन सारी चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये सभी आपको देखना है, तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो अच्छा, दूसरी बात है निर्भर क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, वो अभी आगे जब हम आएंगे तो देखेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब पहली बात आती है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तो टोटल देखो 8 से 9 प्रकार की सांद्रताओं के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, जिसमें से जो पहली सांद्रता है वो हमारी है द्रव्यमान प्रतिशत की। कौन सी है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो आयतन अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। मतलब जो भी विलयन में अवयव है जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है वो अंश में रहेगा, और टोटल विलयन का कुल द्रव्यमान हमेशा हर में रहेगा, यानी डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, यानी कि जिसका भी आपको द्रव्यमान, जिसका भी प्रतिशत बताना है वो आप अंश में रखिएगा, बाकी पूरा का पूरा आप द्रव्यमान कहाँ पे रखेंगे, बाकी पूरा का पूरा हर में रखेंगे, और पूरे में 100 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। देखो प्रतिशत लगा है ना, इसलिए यहाँ पे 100 आया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ पर 100 लगाएंगे तभी ये कंपैरिजन होगा। अब देखो अगर कहीं पर आपको कंटेंट लिखा, लैंग्वेज लिखी मिल जाए कि 10, जैसे आपको ये मिल रहा है जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, इसका मतलब क्या है, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, अगर ये बात है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा, देखो सबसे पहले 10% को सॉल्व करो। 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि कहने का मतलब अगर 10/100, देखो 10/100, इसका मतलब पूरा विलयन अगर हमारा 100 है, उसमें विलेय हमारे कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, तो विलायक हमारा कितने ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। भाई 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 ही तो आएगा ना। तो देखो लिखा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ। यही बात हमने यहाँ पर देखी है कि अगर हमारे पास 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज है, उसको अगर हमने 90 ग्राम विलयन में घोला है तो 100 ग्राम ग्लूकोज प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे कुछ भी बोल दे, जैसे आपसे यहाँ पे बोल दे, देखो यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, जैसे आपसे बोल दे कि 20% नमक का विलयन, 20% नमक का विलयन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर 20/100 करेंगे, इसका मतलब हो गया कि नमक हमारे पास कितने ग्राम है, 20 ग्राम है, और उसमें 80 ग्राम हमारे पास क्या है, पानी है। 80 ग्राम पानी है, और जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास पूरा विलयन कितने ग्राम बनेगा, 100 ग्राम विलयन बनेगा। यानी कि 20 और 80 मिलाकर 100 ग्राम बना ही नहीं बना। तो ये मतलब होता है इन सारी चीजों का, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात और लिखी है, क्या द्रव्यमान प्रतिशत में
व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्यतः रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोग में किया जाता है, यानी कि जो केमिकल वाले जो इंडस्ट्रीज होती है रासायनिक जो है जहाँ पर होते हैं, जहाँ केमिकल्स बनाए जाते हैं, वहां पर उसके बारे में ये W% के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अगली बात देखो हमारे पास आता है आयतन परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। देखो आयतन है तो यहाँ पर दोनों ही V/V है। यहाँ पे देखो द्रव्यमान था तो दोनों में W/W था या नहीं था? यहाँ दोनों ही मास थे और यहाँ पर दोनों ही वॉल्यूम है। इसका मतलब ये होगा, इसी फॉर्मूले में देखो यहाँ पर द्रव्यमान द्रव्यमान था, अब यहाँ पर आयतन आयतन होगा। बस आपको इतना ही समझना है, बाकी दोनों सेम है। आयतन परसेंट का मतलब क्या होता है? आयतन परसेंट का मतलब जिसका भी आयतन हमें बताना है उसका आयतन अंश में और पूरे विलयन का आयतन हर में 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रतिशत लगा है तो आप 100 से गुणा करेंगे तो ये आयतन परसेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब सेम कहानी जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था 10% ग्लूकोज का, वही सेम कहानी है कि अगर हमारे पास 10% एथेनॉल का विलयन है, यानी कि 10% अगर एथेनॉल है, इसको देखेंगे तो 10/100 होगा। इसका मतलब अगर 10 ग्राम एथेनॉल है उसको 10 ml एथेनॉल है तो उसको 90 ml वाटर में ऐड करेंगे तो हमारा 100 ml विलयन तैयार होगा। देखो लिखा है 10 ml एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि विलयन का आयतन कितना हो जाए, 100 ml हो जाए, और कितने जल में घोलेंगे, 90। तो 10 और 90 मिला के कितना हो गया, 100 ml विलयन हो गया। हालांकि इन चीजों में अभी आगे चेंज आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी के लिए आप ये मान लो कि 10 और 90 को घोला तो 100 ml आपका विलयन यहाँ पर तैयार हो गया। समझ में आ रही बात ना? तो ये जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आपको ये देखना है यहाँ पर विलयन द्रव्यमान के बारे में बोल रहा है या फिर वॉल्यूम आयतन के बारे में बोल रहा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात और लिखी है, एथिलीन ग्लाइकोल जिसको 35% V/V विलयन वाहनों में के इंजन को ठंडा करने में काम आता है। यानी कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए क्या काम आता है, एथिलीन ग्लाइकोल आता है, और उसका परसेंटेज कितना होता है, 35% V/V, ये परसेंट होता है। अच्छा, अगला देखो हमारे पास है आयतन प्रतिशत। आयतन परसेंट का मतलब होता है, सॉरी, द्रव्यमान आयतन। देखो पहले है द्रव्यमान फिर है आयतन, तो इसका मतलब W ऊपर होगा वॉल्यूम नीचे होगा, W ऊपर होगा और वॉल्यूम नीचे होगा। तो ये भी सेम टू सेम कहानी जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ के वही सेम कहानी है, बट मतलब इस बार अंश में हम द्रव्यमान रखेंगे और हर में क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे। तो यही पे देखो लिखा है 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान जो है वो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। समझ में आ रही बात ना? अब अगली कहानी देखो हमारे पास है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम, इंग्लिश में बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में भी ये बोलेंगे पार्ट्स प्रति मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁶। अभी तक जो भी कैलकुलेशन हो रही थी वो देखो 100 में हो रही थी, जो भी कैलकुलेशन हो रही थी वो देखो 100 में हो रही थी, लेकिन अब जो कैलकुलेशन हो रही है वो पीपीएम का मतलब हो गया वो 10⁶ में होगी। जिस भी विलयन के लिए जिस भी अवयव का पीपीएम बताना है उस अवयव को हम अंश में रखेंगे और नीचे टोटल अवयव रखेंगे, गुणे में 10⁶ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सांद्रता हो जाएगी पीपीएम में सांद्रता हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पर जो अवयव है वो द्रव्यमान का भी हो सकता है, वो आयतन का भी हो सकता है, द्रव्यमान आयतन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों जगह द्रव्यमान भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों जगह आयतन भी हो सकता है, यहाँ पर द्रव्यमान और यहाँ पर आयतन भी हो सकता है। तीनों के केस में पीपीएम में सांद्रता हम लिख सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा तीनों में हमें 10⁶ का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पीपीएम एम का मतलब होता है मिलियन और मिलियन का मतलब होता है 10⁶। समझ में आ रही बात ना? अब देखो ये चीज आपको लिखी है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को क्रमशः माइक्रोग्राम ml इनवर्स या पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। म्यू ग्राम ml इनवर्स, ठीक है, इसमें व्यक्त करते हैं, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। ये बात आपको ध्यान में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में जो प्रदूषण की मात्रा है उसको किस में व्यक्त करते हैं, तो उसको व्यक्त करते हैं पीपीएम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए जल में प्रदूषण उसको किस में व्यक्त करेंगे, तो उसको भी हम व्यक्त करेंगे पीपीएम में। तो ये पीपीएम में सांद्रता को व्यक्त करने के हमारे क्या है, तरीके हैं। ठीक है, अगला देखो हमारे पास एक और कंसंट्रेशन टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोल प्रभाज, इसको बोलते हैं मोल अंश, इसको लिखते हैं एक्स से। किसे लिखते हैं, एक्स से। देखो लिखा है एक्स को सामान्यतः मोल अंश में व्यक्त करते हैं, और एक्स के बगल में सपोज ए लिखा है तो इसका मतलब ए का मोल प्रभाज। अगर एक्स के बगल में बी लिखा है तो बी का मोल, बगल का मतलब दाईं और नीचे की तरफ। अगर एक्स के दाईं और नीचे की तरफ एक लिखा है तो इसका मतलब एक का मोल प्रभाज। अगर एक्स की तरफ 2 लिखा है इसका मतलब 2 का मोल प्रभाज। समझ में आ रही बात है? यानी कि जो भी लिखा है उसी का मोल प्रभाज आपको देखना है। तो लिखा है एक्स के दाईं और नीचे लिखी गई संख्या को उसके अवयवों को प्रदर्शित करती है। तो ये बात हमने आपको बता दी। अगर एक्स के साथ ए लिखा है इसका मतलब अवयव ए का मोल प्रभाज है, अगर एक्स के साथ बी लिखा है तो अवयव
पी का मूल प्रभाज है। तो जो मूल प्रभाज होता है वो क्या होता है, जिस भी घटक का मूल प्रभाज बताना होता है उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर और सभी घटक के कुल मोलों की संख्या नीचे, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मूल प्रभाज निकल आता है। अगर देखो इन्होंने ये कहा है, इन्होंने मान लिया कि हमारे पास कोई द्विअंगी विलयन है जिसमें दो घटक ए और बी हैं, तो दो घटक ए और बी है, तो अगर घटक ए का मूल प्रभाज बताना है ना, तो जिसका भी देखो ए बताना है ना, ए का मूल प्रभाज बताना है तो ए के घटक ऊपर रखे और ए और बी के टोटल रखे यहाँ पर। तो इसका मतलब एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर घटक बी के बारे में बताना है तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आपका मूल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान ले कि हमारे पास अनंत घटक है, मतलब कि इनफाइनाइट अगर जो है आपके पास घटक है, तो जिसका भी घटक मूल प्रभाज बताना है वो ऊपर, बटे में जितने भी है टोटल सब नीचे हो जाएगा। तो ये आपके हमारे पास एन आई का मतलब आई वाला टर्म और टी का मतलब टोटल टर्म्स, मतलब जो घट बताना है उसके बारे में, और नीचे टोटल हो जाएगा, तो ये हमारा मूल प्रभाज हो जाएगा। तो एक देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस दिए गए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंश का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। मान लेते हैं कि कोई भी विलयन है जिसमें 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी घटक हैं, मान लो कि अगर देखो मान लेते हैं यहाँ पर एक घटक दो घटक इनफाइनाइट घटक है, और इनफाइनाइट है जिसके मूल प्रभाज का योग हमेशा एक होगा। देखो x1 x2 x8 xn बराबर हमेशा कितना आएगा, एक होगा। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक घटक है तो दो घटक है तो x1 प्लस x2 बराबर 1, तीन घटक हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 1, और अगर चार हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 1। तो ये हमेशा मूल प्रभाज के घटकों का योग हमेशा एक ही होता है, इसमें कोई चेंज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान से समझनी है। ठीक है, अगली बात देखो यहाँ पे क्या करनी है। देखो एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के जो है क्वेश्चंस हम लोग चाहे तो इसको अलग कर लेंगे, अलग से पूरा मतलब हम न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बना देंगे यहाँ पर, तो उसमें आपको देख लेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वैसे हमने क्लास में जो बच्चे क्लास वाले हैं तो उनको हमने क्लास में ये सारे न्यूमेरिकल्स बताए हैं, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगली कहानी देखो हमारे पास आती है मोलरता। कौन सी कहानी आती है, अगली कहानी आती है हमारे पास मोलरता, मोलैरिटी के बारे में आती है। मोलैरिटी को हम लोग लिखते हैं बड़े अक्षर में एम से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको बड़े अक्षर में एम से लिखते हैं। मोलरता का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर का मतलब होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, दोनों ही बराबर होते हैं। 1 लीटर बोले या 1 डेसीमीटर क्यूब बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। 1 लीटर है या 1 डेसीमीटर क्यूब में विलेय के जितने मोल घुले होंगे, ध्यान से समझिएगा, विलेय के मोल की बात कर रहे हैं, विलेय के मोल की बात कर रहे हैं, जितने मोल घुले होते हैं वही उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का मतलब होता है, मोलरता m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन 1 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर है ना, और लीटर क्या होता है, ये आयतन होता है, ये क्या होता है, आयतन होता है। तो 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं वही उसकी मोलरता होती है। तो यही बोला गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन लीटर में। और अगर मोलों की संख्या का फॉर्मूला देखें, क्योंकि विलेय के मोल है तो इसका ग्राम में भार बटे अणुभार है, विलेय का ग्राम में भार W है, विलेय का अणुभार m डैश है। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो बड़े m बराबर मोलरता बराबर होता है W गुणे 1000 बटे m डैश इंटू v, जहां पर स्मॉल w क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान होता है, m डैश क्या होता है, विलेय का अणुभार होता है, और v क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। अगर देखो यहाँ पर 1000 लगा है, इसका मतलब ये हमारा ml में होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। समझ में आ रही बात ना, ये आपका किस में होगा, ये आपका ml में होगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये तैयार होगा, और ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड, इसी से मिलते जुलते हम बहुत सारे फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे जो आपको पढ़ने में आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो अगर कहीं पर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.25 m, बड़े अक्षर में m लिखा है, ठीक है, इसको बड़े में कर देते हैं 0.25 m। अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब उस विलयन की मोलरता 0.25 है, यानी कि उस विलयन के 1 लीटर में अगर 0.25 m है, इसका मतलब 1 लीटर में इतने मोल घुले हैं, कितने 0.25 मोल घुले हैं, वही उस विलयन की क्या है, मोलरता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देखो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। क्योंकि देखो अब ध्यान से समझिएगा, 450 ml विलयन में घुला है तो ये आपका V हो जाएगा, वॉल्यूम है, और 5 ग्राम NaOH है तो इसका मतलब ये W है। और NaOH का अणुभार हम निकालेंगे तो NaOH का जो अणुभार आता है वो हमारा 40 ग्राम पर मोल आता है, आता ही नहीं आता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में ना देखें, अगर हम अपना वाला फॉर्मूला देखें तो देखो हमारे पास फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है m बराबर W गुणे 1000 बटे
एम डैश इंटू वी। तो देखो स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास कितने ग्राम है, 5 ग्राम है, तो यहाँ पर 5 इंटू में कितना 1000, ठीक है यहाँ पर। और बटे में एम डैश हमारा कितना आता है, NaOH का अनुपात हमारा 40 है तो 40, और गुणे वॉल्यूम हमारे कितने 450 ml है। हमने बताया था अगर ml होगा तभी 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 0.278 ही आएगा, इतने ही m आएगा। सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन आपको करनी है, वॉल्यूम आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ही याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो जो उन्होंने जो इन्होंने बताया है तरीका सॉल्व करने का, आप इससे भी कर सकते हो, या जो हम यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। ये बहुत आसान है, क्योंकि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता तीनों के फॉर्मूले में बहुत अंतर नहीं होता है। एक फॉर्मूला याद करिए, सारे फॉर्मूले अपने आप तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। चलिए अब अगली बात आती है मोललता की। अब मोललता के केस में देखते हैं मोललता हमारी क्या होती है, देख लो जरा ध्यान से समझिएगा। मोललता क्या है, मोललता क्या होती है, देखो मोललता, मोललता को पहली बात तो स्मॉल m से लिखते हैं। अब मोललता में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक होता है, और मोलरता में क्या था, यहाँ पर था 1 लीटर विलेन, कहा गया 1 लीटर विलेन था या नहीं था, यहाँ पर 1 लीटर विलेन था, किसमें, मोलरता में। लेकिन अगर हम बात करेंगे मोललता की तो 1 किलोग्राम विलायक की बात होगी, किसकी बात होगी, 1 किलोग्राम विलायक की बात होगी। 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोल होंगे वही उसकी मोललता होगी, और मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, किस लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि विलेन की मोललता अगर बतानी है तो विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, विलायक शब्द यहाँ पे लिखा है, विलेयन नहीं लिखा है। विलायक का वो भी द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, वो भी किसमें, किलोग्राम में। अगर यहाँ पर मोलों की संख्या जैसे अभी हमने लिखी थी, मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार, अगर ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखेंगे, इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा। कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, m बराबर W गुणे 1000 बटे m डैश इंटू W, जहां पर स्मॉल w क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, m डैश क्या है, विलेय का अणुभार है, और W क्या है, विलाय का द्रव्यमान है। W क्या है, विलायक का द्रव्यमान, वो भी यहाँ पर किसमें, अगर ये ग्राम में है तो 1000 होगा, अगर ये किलोग्राम में है तो 1000 नहीं होगा। जब 1000 नहीं होगा तो ये किलोग्राम में हो जाएगा, और जब 1000 होगा तो ये ग्राम में हो जाएगा। आपको इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब इसी बात को देखो, 1m KCl का विलयन है, अगर 1m KCl का विलयन है, 1m, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 1 किलोग्राम जल में 1 मोल KCl घुला है। KCl का अणुभार होता है 14.5 ग्राम, इसका मतलब 14.5 होता है, तो यहाँ पर 14.5 ग्राम KCl घुला है, यानी कि 1 मोल यहाँ पर आपका घुला हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, मोल प्रभाज और मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें आयतन नहीं होता है, इनमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान। लेकिन मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्यों, क्योंकि मोलरता में आयतन होता है। आयतन ताप पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता। यानी आयतन जहां पर भी होगा, जिन भी फॉर्मूले में आयतन होगा वो सभी ताप पर, देखो लिखा है आयतन ताप पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान नहीं। जिन भी फॉर्मूले में आयतन होगा वो सभी किसमें होंगे, वो सभी टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे, और जिन भी फॉर्मूले में आयतन नहीं होगा वो सभी तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे। इस बात को देखो हमने पहले ही आपको यहाँ पर जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो देखो यही तभी हमने बता दिया था कि जहां पर भी आयतन है इसका मतलब ये तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे, मतलब आयतन है तापमान पर निर्भर करेंगे, आयतन नहीं है तो तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे। देखो सब में आयतन है कि नहीं, मोलरता में भी आयतन है, नॉर्मलता तो है ही नहीं सिलेबस में, मान लो हटा दो इसको, मोलरता में भी आयतन था, वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, तो इन सभी में वॉल्यूम नहीं था तो ये तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे। ये बात हमने पहले ही बता दी थी, और अब देखो ये इसी चीज का यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा प्रूफ दे दिया है। समझ में आ रही बात ना, तो इतना क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, उदाहरण में देखो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल है को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो मोललता बतानी है। तो आपको पता है देखो 2.5 ग्राम है तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्मॉल w है, 75 ग्राम है तो इसका मतलब ये कैपिटल W है, यानी कि ये विलायक है, ये क्या है, विलायक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका क्या है, ये आपका विलेय है। तो इसको जब फॉर्मूला रखेंगे तो आपको पता है मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w गुणे 1000 बटे m डैश इंटू कैपिटल W, और अब इस समय ये ग्राम में होगा। फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ये वाला पढ़ा है ना फॉर्मूला। तो अच्छा एथेनोइक अम्ल का जो अणुभार है तो देखो इन्होंने यहाँ पर बताया है 60 होता है, ठीक है, ये भी इसका भी यूज करेंगे हम। देखो स्मॉल w कितने ग्राम है, 2.5 ग्राम है, गुणे में कितना 1000,
बटे में एम डैश हमारा कितना है 60 है, तो यहाँ पर 60 रखेंगे। डब्ल्यू कितना है 75 ग्राम है, कि ग्राम में दिया है तो यहाँ पर 75 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.556 स्मॉल एम, यही इसकी मोलकता हो जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद कर लो, आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, दोनों ही आंसर आपके लिए सही है। ठीक है, अब जरा एक बात हम आपको यहाँ पर और बता दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्या बता रहे, देखो जो मोलरता होती है W गुणे 1000 बटे एम डैश गुणे कैपिटल बी होती है, लेकिन जो मोलरता होती है वो W गुणे 1000 बटे एम डैश इंटू कैपिटल W होती है। देखिए ये हमारी है मोलरता, क्या है, ये हमारी है मोलरता, और ये हमारी क्या है, ये हमारी है मोलरता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल यहाँ पर ये है विलयन का आयतन, जरा ध्यान से समझेंगे, विलयन का आयतन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने इसीलिए बताया था क्योंकि अगर केवल V कर दें, अगर यहाँ पर हम V कर दें तो मोलरता हो जाएगी, अगर W कर दें तो मोलरता हो जाएगी। ठीक है, अगर W है तो विलायक होगा, अगर V है तो विलेय होगा। ठीक है, सॉरी विलयन होगा, बस इतना ही अंतर है। तो अच्छा, ये न्यूमेरिकल आपके लिए जो है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। अगर बाकी हम एक वीडियो करेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल को जितने भी हैं वो सारे बाद में करेंगे, लेकिन पहले क्या है, आपको अपने मन से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बाकी हम लोग आगे की तरफ चर्चा करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हर सोल्यूशन का, हर क्वेश्चन की क्वेरी का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल आप जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही डेट में हम आपको देते रहेंगे जो कि एनसीईआरटी के बेस पर होंगे पूरा का, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।